हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। इफ़ यू गाइस आर एस्पिरेंट ऑफ एसबीआई और एसएससी, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है इंग्लिश ग्रामर में, उसके कुछ क्वेश्चन अपन इम्पोर्टेंट वाले पिक करने वाले हैं। राइट, अगर आप एसएससी या एसबीआई के एस्पिरेंट हैं और ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ भिलाई से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी जानकारी जुटा सकते हैं। सीधा अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राहुल लाइक हिज ब्रदर्स हैज और हैव जॉइंड आर्मी। राहुल, अगर मैं ऐसे लिख दूं, राहुल इज नाइस बॉय, तो आप समझ सकते हैं मैं इज क्यों लगाया, क्योंकि राहुल एक था, ये वर्ब था, ये उसका सब्जेक्ट था। अगर मैं राहुल की जगह दे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, दे आर नाइस बॉयज हो जाएगा। अब ये जो वर्ब है बहुवचन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वही बहुवचन था। राइट। तो अब यहाँ भी सवाल है कि राहुल लाइक हिज ब्रदर्स हैज और हैव जॉइंड आर्मी। अगर इस वाक्य को मैं सॉरी अगर हैज और हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, जॉइंट मेन वर्ब जो वर्ब के थर्ड फॉर्म में, सवाल ये है कि हैज लगेगा कि हैव लगेगा। हैज लगेगा कि हैव लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ये निर्भर करेगा। इस क्वेश्चन को अगर क्वालिफाई करना तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रदर्स, तभी कंफ्यूजन डेवलप होगा। हेल्पिंग वर्ब, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो उसका मेन वर्ब क्या होगा, ब्रदर्स होगा जो कि बहुवचन में, या फिर राहुल होगा। इस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट राहुल होगा या ब्रदर होगा, यह सवाल है। ब्रदर्स होगा। अगर सब्जेक्ट ब्रदर्स है तो हैव लगेगा, अगर सब्जेक्ट राहुल है तो हैज लगेगा। सवाल यह है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, कोई एक ही लगेगा। अपन देखेंगे यहाँ पे जो लाइक है, बहुत लोगों को लग रहा हो कि ये वर्ब है, कंप्लीटली रॉन्ग। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता, राहुल लाइक्स हिज ब्रदर्स, तब ये वर्ब होता, जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता, इसका सब्जेक्ट ये होता, ये इसका ऑब्जेक्ट होता। पर याद रखिएगा, यहाँ जो लाइक है ये वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जो यह कहता है कि राहुल लाइक हिज ब्रदर, उनके भाइयों के जैसे, हैज और हैव जॉइंड आर्मी, उनके जैसे। ठीक है, यहाँ लाइक मतलब उनके जैसे होता है, यहाँ वर्ब नहीं, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, इसको वन पर रीड कर यस। ये अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है। देखिए ब्रदर्स नाउन है, पर इसका नेचर हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। और हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, इनको चाहिए ऑब्जेक्ट नहीं, इनको चाहिए एक सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे राहुल एक सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अपन हैज में लगाएंगे ना कि हैव में। आई गेस आप समझ रहे हो कि हम कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट है। और इजी सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन के रूप में अवेलेबल है। फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ये जो हमारा जो किताबें पढ़ते हैं फिजिक्स की, अपन फिजिक्स मैथ इकोनॉमिक्स, वो उस जो किताब के विषय की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इज लगा हुआ है। राइट, एब्सोल्युटली राइट है। पर क्वेश्चन कैसे आएगा, द फिजिक्स ऑफ दिस एयरप्लेन इज और आर अंडर, सॉरी ये इज यहाँ पे नहीं है, अंडर सुपरविजन। फिजिक्स का जो है, फिजिक्स ऑफ दिस एयरप्लेन इज अंडर सुपरविजन, मतलब ये सही शॉर्ट में फिजिक्स काम कर रहा है कि उस एयरप्लेन का वो सुपरवाइज कर रहे हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा।
अगर सबसे पहले जान लेते हैं, अगर ये वर्ब है तो वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। सवाल है कि फिजिक्स सब्जेक्ट होगा कि एयरप्लेन सब्जेक्ट होगा। तो अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ ऑफ लगा है, प्रीपोजिशन ऑफ, एट, इन, फ्रॉम, ये सभी प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। इस केस में नाउन आया है, पर प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं होता, वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इस वर्ब को चाहिए एक सब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ठीक है। पर आप देखोगे, और फिजिक्स, ये फिजिक्स जो लिखा हुआ है, अगर एक विषय के अंतर्गत लेता तो मैं इसको लेना पड़ता इज, पर यहाँ पे हम विषय की बात नहीं कर रहे हैं, इस एरोप्लेन की फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर किताब का जो फिजिक्स होता है उसके अलावा किसी भी सेंस में बात कर रहा हूँ, तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगा, आर, बहुवचन में होगा। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे, ईच टीचर ऑफ दिस स्कूल इज वेल एजुकेटेड। ईच टीचर, टीचर यहाँ पे नाउन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, स्कूल ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दिस, दोस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। टीचर के लिए बात हो रहा है, वेल एजुकेटेड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा क्योंकि टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये इज इसलिए लगा क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इज लगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ईच टीचर की जगह अगर किसी कारण से टीचर्स होता, प्लूरल में होता, तो मेरे को यहाँ पे आर करना पड़ता, ठीक है। अगला सवाल, ये तो सही है, एब्सोल्युटली सही है, आप समझ गए होंगे, मैं इसको बस समझाने के लिए बताया। अगला सवाल देखिए, ईच ऑफ द टीचर्स और टीचर, देखिएगा, ईच ऑफ द टीचर और टीचर इन दिस कॉलेज इज और आर वेल एजुकेटेड, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर अपन, हम सवाल ये है कि यहाँ टीचर आएगा कि टीचर्स आएगा, इज आएगा कि आर आएगा। सबसे पहले एकदम सबसे बेस्ट तरीका, सबको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, सब पार्ट ऑफ स्पीच को। ये प्री पोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इन प्री पोजिशन है तो दिस कॉलेज भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक्चुअली ये नाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सिमिलरली ये नाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इज और आर हेल्पिंग वर्ब है, वेल एजुकेटेड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो आप यहाँ से समझ गए कि इस वाक्य का, इस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा होगा। ऑफ कोर्स कॉलेज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, टीचर है, टीचर्स नहीं होगा, ऑब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट होगा हमारा ईच। ईच, ईच यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। जैसे ईच यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा था, ईच यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। हम कैसे पहचानेंगे ईच एडजेक्टिव है कि नहीं, अगर ईच के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, अगर ईच के बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, राइट। इसमें पूरा मिटाता हूँ। ईच अगर प्रोनाउन है तो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, तो नाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ, टीचर्स या टीचर के लिए इस्तेमाल हुआ है। अपन ईच देखेंगे, ईच का काम होता है एक का सेंस देना, एक का सेंस देना। ईच का काम होता है एक का सेंस देना, यानी बहुत सारे टीचर में से प्रत्येक टीचर, ईच ऑफ द टीचर। जब भी अपन ऐसे पाएंगे कभी भी ईच ऑफ द के बाद जो नाउन रहेगा वो हमेशा और हमेशा प्लूरल रहता है। तो यहाँ पे टीचर सिंगुलर है, टीचर्स प्लूरल है, इसको अपन को चुनना पड़ेगा, राइट। ईच ऑफ द इन दिस कॉलेज इज और आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार चलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अपन देखेंगे, कॉलेज तो ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार नहीं चलेगा, टीचर भी ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार नहीं चलेगा, ये चलेगा ईच के अनुसार। ईच का मतलब होता है एक, तो हमको लगाना पड़ेगा इज, ना कि आर। आई गेस आप लोग समझ रहे हो मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया वाली क्वेश्चन है, ईच बॉय इन दिस स्कूल इज ब्राइट। ईच बॉय इन दिस स्कूल मतलब ईच बॉय नाउन है,
ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इस किसके अनुसार चलेगा? बॉय, क्योंकि अगर यहाँ बॉयज होता तो अगर किसी कारण से यहाँ प्लूरल होता तो मेरे को यहाँ पे आर करना पड़ता, पर ईच बॉय इसके बाद ये नाउन जो सिंगुलर है तो ये नाउन की वजह से मैं इज लगाया। ठीक है, वैसे ईच के बाद जो भी नाउन रहेगा वो हमेशा सिंगुलर ही होना पड़ेगा उसको। सिमिलरली अब देखेंगे, ईच बॉय एंड गर्ल इन दिस स्कूल इज ब्राइट, ये सेंटेंस भी राइट है। आपको लगेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट एक बॉय भी है और एक गर्ल भी है, और ये दोनों सब्जेक्ट कंजंक्शन से के साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है। इस हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का कभी संबंध नहीं बन सकता। हेल्पिंग वर्ब का संबंध सिर्फ सब्जेक्ट्स के साथ ही बन सकता है। सब्जेक्ट दो है तो यहाँ पे इसके जगह आर होना चाहिए था, परंतु आर नहीं होगा, इज ही होगा। रीजन क्या है? जब किसी नाउन के सामने ईच लग जाएगा तो सिंगुलर तो हो गई, इवन उसके बाद जो नाउन कंजंक्शन जुड़ा हुआ वो भी सिंगुलर ही रहता है, तो इसलिए हम लोग को इज ही लगाना है किसी भी कंडीशन में। परंतु अब एक और देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन दिस स्कूल इज ब्राइट, ये सेंटेंस भी राइट है। इस हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है और ये है। यहाँ तो और भी देखिए, दोनों नाउन के सामने ईच लगा हुआ है और ये दोनों कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, तब भी अपने को इज ही लेना पड़ेगा। बट बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस स्कूल आर ब्राइट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन से होंगे? गर्ल्स और बॉयज। देख वैसे भी ये प्लूरल है, बॉयज गर्ल्स भी प्लूरल है, और ये दोनों सब्जेक्ट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये आर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप याद रख सकते हैं, जब भी ईच के बाद कोई नाउन दिख रहा हो और इसके बाद कोई नाउन दिख रहा हो और उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा। इवन ईच के बाद नाउन दिख रहा हो और इस ईच के बाद भी नाउन दिख रहा हो, तब भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगा। इसको आप याद रख लीजिएगा। ये बहुत ये बहुत अच्छा सवाल है। तो वन ऑफ द बिल्डिंग्स इन आवर सोसाइटी वॉज और वर डिमोलिश्ड, इज ये वन ऑफ द बिल्डिंग्स इन आवर सोसाइटी वॉज और वर डिमोलिश्ड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसको चाहिए अपने को सब्जेक्ट। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो बिल्डिंग्स कहलाएगा ऑब्जेक्ट, पर इसका सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? वन, जो कि सिंगुलर है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? वॉज, ना कि वर। आज याद रखिएगा, वन ऑफ द नाउन, सम ऑफ द नाउन काउंटेबल, ये जब भी आपको दिखेगा वन ऑफ द, सम ऑफ द दिखेगा, ये नाउन हमेशा क्या रहता है? प्लूरल ही होता है, परंतु इसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है। इसको याद रख लीजिएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वन ऑफ द नाउन मतलब बहुत सारे नाउन में से एक नाउन, बहुत सारे नाउन में से एक नाउन, मतलब हम चुनने की बात करें, जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो वन ऑफ द बिल्डिंग्स माने बहुत सारे बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखिएगा, सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और प्लेयर्स इन इंडिया। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। देखिए क्या याद रखिए, प्लेयर आएगा कि प्लेयर्स आएगा? आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है, ठीक है, वन, वन ऑफ द बेस्ट हमेशा क्या आएगा? प्लेयर्स, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स में से सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। इसको याद रखिएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। या फिर कोई सा भी और भी व्यक्ति हो सकता है, पर और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके अनुसार सचिन के अनुसार इज लगा हुआ है, राइट। Half of the roads have been built. Half of the roads have been built. Half of the road has been built. देखेंगे यहाँ पे have लगा हुआ, सेम सेंटेंस में यहाँ पे has लगा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जब भी ये हाफ दिखेगा, हाफ ऑफ द, 10% ऑफ द, 1/2 ऑफ द, इस प्रकार के फ्रैक्शन में आपको दिखेगा तो याद रख लीजिएगा, एकदम आप नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा
वो उसके पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही, सॉरी, पास वाले नाउन के अनुसार चलता है। फिर से बता दूं, 10% ऑफ द, 1/2 ऑफ द, 1/3 ऑफ द, हाफ ऑफ द, ऐसा लिखा रहेगा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा वो किसके अनुसार फंक्शन करेगा, उसके पास में रखे हुए, उसके नजदीक रखा हुआ नाउन के अनुसार। जैसे यहाँ पे हैव लगाया क्योंकि उसके पास का नाउन मुझे प्लूरल मिला, यहाँ हैज लगाया क्योंकि पास का नाउन मुझे सिंगुलर मिला। यद्यपि ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनता है, ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनता है, पर ये एक स्पेशल केस है जिसमें हाफ ऑफ द, सम ऑफ द, 10% ऑफ द में इसके नज़दीक, हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक में जो नाउन होता है, सब इमीडिएटली जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हमको रन करना पड़ता है। यहाँ पे रोड्स के अनुसार हमको रन करना पड़ेगा। ठीक है। और एक और इसमें एंगल दिखाना चाहते हो, इन सभी को इनडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। ठीक है, इन सभी को इनडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक से बात से क्वेश्चन चाहिए समझना है तो मैं उसको बना सकता हूँ। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भिलाई में तो प्लीज़ डू कॉल, ये नंबर है जिसमें मैं अवेलेबल हूँ। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इवन यू कैन कैन थ्रो एनी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भेजना तो भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।